चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उपचुनाव की, जहां पर 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि एमपी उपचुनाव को लेकर 4 सीटों के जो उपचुनाव है उनका नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। नवरात्रि के पहले दिन कई उम्मीदवारों ने नामांकन किया। बीजेपी से ज्ञानेश्वर पाटिल ने सीएम शिवराज सिंह की मौजूदगी में खंडवा से अपना पर्चा भरा, तो वहीं पृथ्वीपुर से कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के साथ सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कई कांग्रेसी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह ने अपनी जीत का दावा भी किया। तो जीत के दावे लगातार हो रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि सबसे हॉट सीट इस चुनाव में कोई बनी हुई है तो वो है खंडवा की सीट, जहां पर आज दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बात कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की, आपको बता दें कि पहले कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह ने नामांकन दाखिल किया। वो कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी जीत का दावा किया। इस दौरान उनके साथ अरुण यादव, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा और अन्य कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने भी नामांकन दाखिल इस दौरान कर दिया। पूरी कांग्रेस एकजुट है और जब जब कांग्रेस एकजुट होती है तब वो विजय होती है। पहले क्या गुटों में थी? मैं बात जो बोल रहा हूँ बिना वजह की मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस जब एकजुट हो जाती है तो कांग्रेस जीत जाती है। कांग्रेस एकजुट क्यों नहीं होती है भैया? क्योंकि चुनाव हार चुके हैं आप। कौन से परिस्थितियाँ रहती है। क्या मुद्दे रहेंगे उपचुनाव में? इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो है, स्थानीय मुद्दे तो ये हैं कि जैसे अपने यहाँ नर्मदा में करोड़ों, अरुण भाई ने बहुत मेहनत करी, व्यवस्था करी उसकी, लेकिन करोड़ों रुपए भेंट चढ़ गए और जून में लोगों को पानी नहीं मिला। दूसरा, महंगाई चरम पे है, डीजल जैसी चीज़ 100 रुपये से ऊपर चली गई है। तीसरी चीज़, बिजली, पूरा इंदिरा सागर में खंडवा डूबा, हरदा डूबा, देवास डूबा। आज जो है बिजली की कीमत चरम पे चली गई। हमारे एरिया में थर्मल पावर, लेकिन बिजली जो है आज भी 10 घंटे ही मिलती है। तो खंडवा सीट पर सबकी नजर है और बीजेपी में लंबे मंथन के बाद आखिरकार टिकट फाइनल हो गया, नॉमिनेशन भी हो गया। लेकिन कैसे ज्ञानेश्वर पाटिल का नाम सामने आया, रिपोर्ट में देखिए। खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी के 2 दिग्गजों की लड़ाई का फायदा नए चेहरे को मिला है। दरअसल खंडवा सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता नंदू भैया के बेटे हर्षवर्धन का नाम सबसे ऊपर था। दूसरे दावेदार के तौर पर पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस की दावेदारी मानी जा रही थी। पहले सहानुभूति वोट को देखते हुए हर्षवर्धन की दावेदारी ज्यादा मजबूत थी, लेकिन कहीं न कहीं अर्चना चिटनिस की दावेदारी ने हर्षवर्धन के नाम पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अर्चना चिटनिस, जो कि पार्टी का पुराना चेहरा है, कई बार विधायक और मंत्री रह चुकी हैं। ऐसे में पार्टी उनके नाम को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। पार्टी को भीतरघात का डर सता रहा था। सूत्रों की माने तो इस सीट पर मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर हर्षवर्धन थे, संगठन की पसंद अर्चना चिटनिस थी। ऐसे में बीच का रास्ता निकालते हुए पार्टी ने पुराने कार्यकर्ता पर भरोसा जताया और ज्ञानेश्वर पाटिल के नाम पर मोहर लगा दी। जो स्थितियां खंडवा लोकसभा क्षेत्र में निर्मित हुई हैं, उसमें पार्टी अपनी, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो अपने भीतर असंतोष पैदा नहीं करना चाहती। इसलिए उसने एक जो जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं, जनता में जाना पहचाना चेहरा, ऐसे चेहरे को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर कांग्रेस ने भी एक मजबूत चेहरा सामने दिया है। राजनारायण सिंह पुन्नी 3 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। 2003 की एंटी इनकम्बेंसी में भी इन्होंने अपनी सीट बचाई थी। ऐसे में ज्ञानेश्वर पाटिल के नए चेहरे के लिए चुनौती हो सकती है। हालांकि बीजेपी का मानना है कि जीत उसी की होगी। खंडवा में उम्मीदवार घोषित किए गए हैं ज्ञानेश्वर पाटिल जी। वो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। एक आम कार्यकर्ता को जो सम्मान मिलता है वो भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। कहीं ना कहीं ज्ञानेश्वर पाटिल का नाम घोषित होने के बाद पूरे खंडवा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं और लोकसभा का चुनाव हम जीत रहे थे, पर अब हम भारी बहुमत से जीतेंगे। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत जब्त होगी।
खंडवा सीट पर कांग्रेस के पुराने चेहरे के सामने बीजेपी ने नए चेहरे को मौका दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों जीत का दावा कर रही हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि खंडवा की जनता किसे मौका देती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का एक साथ खंडवा जाना, नामांकन भराना और उसके बाद बड़ी सभा लेना। हालात बिल्कुल साफ हैं कि खंडवा सीट पर चुनौती अभी भी कम नहीं हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ दीप्ति चौरसिया, न्यूज स्टेट MPCJ। बिल्कुल, इस चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने भी बहुत सोच समझकर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और अगर बात कांग्रेस की करें तो यहां पर काफी ज्यादा अनुभव नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी कितनी टक्कर दे रहे हैं इस चुनाव में, रिपोर्ट में आप देखिए। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में दोनों ही दलों के प्रत्याशी ताल ठोके हुए हैं। ऐसे में अगर सीटवार बात करें तो कांग्रेस के पास 3 विधानसभा में से 2 विधानसभा सीटें थी। जोबट और पृथ्वीपुर पहले से ही कांग्रेस के खाते में थी। रैगांव विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में थी। जोबट सीट की बात करें तो जोबट सीट अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। जोबट विधानसभा सीट रिजर्व सीट है। इस सीट पर वोट काटने के लिए जैस मैदान में है। जैस की स्थानीय लोगों के बीच अच्छी घुसपैठ है। जोबट से कांग्रेस ने महेश पटेल को मैदान में उतारा है। महेश पटेल अलीराजपुर के जिलाध्यक्ष हैं। महेश अलीराजपुर सीट से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। उनको 2 बार हार का सामना करना पड़ा है। रैगांव सीट पहले से बीजेपी के खाते में रही है। रैगांव सीट पर बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक जुगल किशोर पागरी थे। यहां से कांग्रेस ने कल्पना वर्मा को मैदान में उतारा है। कल्पना वर्मा 2018 में इसी सीट से चुनाव हार चुकी हैं। 2018 में कल्पना वर्मा करीब 18 वोटों से जुगल किशोर बागरी से हार गई थी। 2018 में कल्पना ने कांग्रेस को दूसरे नंबर पर पहुंचाया था। इससे पहले बीजेपी और बीएसपी सीधे तौर पर मुकाबले में रहती थी। पृथ्वीपुर सीट यही अकेली ऐसी सीट है जिस पर कांग्रेस ने नए चेहरे को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने नितेंद्र सिंह राठौर को पृथ्वीपुर से उम्मीदवार बनाया है। नितेंद्र सिंह राठौर विधायक रहे बृजेंद्र सिंह के बेटे हैं। पार्टी को उम्मीद है कि नितेंद्र के हिस्से में सहानुभूति वोट आ सकते हैं। बीजेपी ने इस सीट पर सपा से आए शिशुपाल को मैदान में उतारा है। 2018 में सकेली सीट पर बीजेपी चौथे नंबर पर थी। खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने राजनारायण सिंह को मैदान में उतारा है। राजनारायण सिंह पुण्य 3 बार विधायक रहे हैं। 2008 में माधाता से ही विधायक का चुनाव हार गए थे। राजनारायण खंडवा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। जानकारों की माने तो कांग्रेस के टिकट के पैमाने बड़े ही अलग हैं। कांग्रेस ने अपनी तरफ से तो कोशिश की है कि बेहतर उम्मीदवारों, क्योंकि परिस्थितियां होती हैं, मुद्दे होते हैं जिसके कारण चुनाव में हार जीत होती है। यदि हार गया है कोई भी नेता तो ऐसा नहीं है कि उसको दोबारा टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। हर राजनीतिक दल 2-2, 3-3 बार की हार के बावजूद टिकट देती रही और कांग्रेस शायद उसी रास्ते पर चल रही है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि उनके प्रत्याशी बड़ी जीत हासिल करेंगे। जहां राजनारायण सिंह जी 3 बार विधायक रहे। 2003 में जब कांग्रेस केवल 38 सीटें जीती थी, उस समय भी राजनारायण सिंह जी विधानसभा चुनाव जीते थे। नितेंद्र सिंह राठौर युवा लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, वो निश्चित ही जीतेंगे। रेगांव में कल्पना वर्मा पिछली बार बहुत कम अंतर से हारी थी, इस बार उनकी जीत तय है। और जोबट तो कांग्रेस की परंपरागत सीट है, कांग्रेस के महेश पटेल जी निश्चित ही जीतेंगे। कांग्रेस ने स्थानीय गणित के अनुसार उम्मीदवारों का चयन किया है, साथ ही जीत का दावा कर रही है। लेकिन कांग्रेस का गणित कितना सही बैठता है, ये नतीजों के बाद ही पता चलेगा। हालांकि इन चुनाव के आंकड़ों से हार और जीत का फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये चुनाव दोनों दलों के लिए लिटमस टेस्ट साबित होंगे, क्योंकि इसी के आधार पर 2023 विधानसभा की रणनीति तैयार होगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ दीप्ति चौरसिया, न्यूज स्टेट। कोरोना संकट के दौर में भारत में ऑक्सीजन की भारी कमी थी और उसी कमी को पूरी करने की कोशिश की जा रही है ताकि अगर जरूरत पड़े तो लोगों की जान बचाई जा सके। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विभिन्न राज्यों में बनाए गए 35 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। मुख्य कार्यक्रम उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश में हुआ, जहां पीएम मोदी शामिल हुए। यहीं से पीएम मोदी ने 35 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किए।
जिसमें जेपी अस्पताल भोपाल का प्लांट भी शामिल है। वहीं इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए, जहां सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए उनकी तारीफ की। और अब बात भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की, जो लगातार विवादों में रहती हैं। एक बार फिर से उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जिसने नए विवाद को जन्म दिया है। दरअसल शाहरुख खान को लेकर उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये लोग कमाते यहाँ हैं लेकिन इसका उपयोग कहीं और करते हैं, लगाते कहीं और हैं इस पैसे को। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये वही लोग हैं जो देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। दुश्मन देश दहलते हैं तो निश्चित रूप से हमारे देश में रहने वाले लोग जो कि किसी भी प्रकार का गैरकानूनी काम करते हैं उनको भी भय होता है। अगर आपने ध्यान किया होगा तो ये वो लोग हैं जो कहते थे हम भारत में सुरक्षित नहीं हैं। कभी भी इन्होंने अगर सहायता की तो पाकिस्तान की है, कभी देश की नहीं की, भारत की कभी सहायता नहीं की। कमाते यहाँ हैं, लगाते वहाँ हैं। ऐसे लोगों की असलियत निकलती जा रही है और सत्य सामने आ चुका है। और मुझे लगता है कि और भी जो बाकी बचा होगा वो सामने आ जाएगा। यहाँ अब देशभक्तों की आवश्यकता है, वहीं यहाँ रहेंगे, वहीं यहाँ पनपेंगे, बाकी का सब। और अपने इतनी अति महत्वाकांक्षा बना लो कि उसमें हम राह से भटक जाएं, ये मुझे लगता है उन लोगों के पास है, क्योंकि सिर्फ ग्लैमरस जो दुनिया होती है उसको उन्होंने अपनाया है। बाकी धरातल पर जो एक जीवन होता है उसको वो ज़्यादा स्वीकार नहीं कर पाए, इसलिए इन चीज़ों का सहारा उनको लेना पड़ता है। और जिसके पास अति धन हो जाता है और वो अच्छे कामों में खर्च नहीं करता तो उनकी संतानें इस प्रकार से काम करती हैं। वहीं मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। यहां पर 12,043 ऐसे लोगों को बड़ा झटका लग सकता है जो ये उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें जल्द ही नियुक्तियां मिल जाएंगी। दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 की अंतिम चयन सूची जारी करने पर हाईकोर्ट की रोक थी। बावजूद इसके हाल ही में सरकार ने 12,043 पदों पर चयन की अंतिम सूची जारी कर दी थी। अब राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में एक आवेदन पेश करते हुए शिक्षक भर्ती पर कोर्ट की सहमति मांगी गई है। हाईकोर्ट में पेश आवेदन में राज्य सरकार ने दलील दी है कि 12,000 पदों पर शिक्षक भर्ती विशेषज्ञों से कानूनी राय लेकर की गई है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं के संकाय छोड़कर अन्य विषयों के शिक्षकों की भर्ती की गई है। आवेदन में सरकार की तरफ से दलील दी गई है कि प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हैं और बच्चों को शिक्षा का मूलभूत अधिकार देने के लिए शिक्षकों की भर्ती जरूरी थी। हाईकोर्ट में दायर राज्य सरकार के इस आवेदन पर ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं के साथ 25 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी। शिक्षकों की भर्ती से संबंधित जो अंतरिम आदेश है तो उस अंतरिम आदेश का डिसओबे ना हो, कोई अवमानना जैसी स्थिति माननीय न्यायालय के समक्ष निर्मित ना हो और लार्जा पब्लिक इंटरेस्ट को दृष्टिगत रखते हुए आर्टिकल 21A को प्रोटेक्शन देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन को अभिमत दिया गया था, जिसके अकॉर्डिंग चयन सूचियाँ जारी की गई हैं और जो विषयों से संबंधित जो याचिकाकर्ता हैं उन विषयों को छोड़कर बाकी विषयों में चयन सूची जारी कर दी और नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ है, जो लगभग 18 तारीख तक कंप्लीट कर ली जाएगी। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सरोज पांडे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उनकी सेहत ठीक नहीं है, आईसीयू में उन्हें भर्ती कराया गया है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे आईसीयू में भर्ती हैं और उनको गंभीर चोट लगी है। अपने घर में वो गिर गई, ऐसी जानकारी है। भिलाई के अस्पताल में फिलहाल उन्हें भर्ती कराया गया है। मल्टीपल फ्रैक्चर होने की भी संभावना जताई जा रही है। डॉक्टरों की एक टीम इलाज में जुटी है और जल्द ही उन्हें शिफ्ट भी किया जाएगा, ये भी जानकारी मिल रही है। फिलहाल आपको बता दें कि अगर फिर भी आराम नहीं मिलता है तो उन्हें आगे कहीं दिल्ली भी शिफ्ट किया जा सकता है, ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो रायपुर से बड़ी खबर, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे आईसीयू में भर्ती हैं। मल्टीपल फ्रैक्चर उन्हें आए हैं और चोट लगी है। फिलहाल एक डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है और अगर आराम नहीं लगता है तो फिर उन्हें रायपुर या फिर दिल्ली भी शिफ्ट किया जा सकता है। उनके घर में ही वो गिरी थी और इसके कारण उन्हें चोट लगी है, ये फिलहाल जानकारी मिल रही है।
वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और केंद्र की टीम का हिस्सा भी हैं। फिलहाल राज्यसभा से सांसद और उन्हें चोट लगी है। चोट काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, मल्टीपल फ्रैक्चर उन्हें बताए जा रहे हैं। इसीलिए फिलहाल उनका इलाज एक डॉक्टरों की टीम की निगरानी में हो रहा है। लेकिन तैयारी इस बात की भी है कि अगर आराम नहीं लगता है तो उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। अंकुश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकुश, क्या अपडेट, क्या सरोज पांडे की सेहत में सुधार हुआ है अभी? देखिए, सरोज पांडे को जो चोट लगी है गिरने के कारण, उसकी सेहत में ज्यादा सुधार नहीं दिख रहा था। इसलिए डॉक्टरों ने सलाह दी है कि उन्हें रायपुर शिफ्ट किया जाएगा। रायपुर शिफ्ट करने की सलाह के बाद प्रशासन ने दुर्ग भिलाई से और रायपुर तक यानी करीब 40 किलोमीटर एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया है, जहां से उन्हें रायपुर के लिए रवाना किया गया है। और ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से इनके यहाँ आने की खबर है, क्योंकि चोट जो है, इंजरी जो है वो गंभीर है, क्योंकि दूसरी बार एक ही जगह पे उनको चोट लगी है और यही कारण है कि उन्हें रायपुर जो है शिफ्ट किया जा रहा है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए अंकुश। तो फिलहाल रायपुर शिफ्ट किया जा रहा है, जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है फिलहाल, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनकी सेहत में सुधार होगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ वासियों को एक बड़ी सौगात दी। आपको बता दें कि राम वन गमन पथ का काम तेजी से चल रहा है और इसी को लेकर आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कोशिश ये है छत्तीसगढ़ सरकार की कि छत्तीसगढ़ को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए, और यहाँ पर क्योंकि लोगों की आस्था भी है और भगवान राम का ननिहाल भी है, माता कौशल्या का मंदिर भी है, तमाम चीजों का सौंदर्यकरण भी हो रहा है यहाँ पर। आज ऐसे लगा कि छत्तीसगढ़ में चंदखुरी में आए के बाद आज जिन वातावरण है, ऐसे लगा थे कि माता कौशल्या भगवान राम लल्ले के अपन मई के पधारे, अपन ननिहाल आए, ऐसे हम सब लगा थे। कते सुंदर वातावरण, कते सुंदर दृश्य, अते सुंदर भजन के कार्यक्रम, सबके उपस्थिति ये दर्शाते है कि माता कौशल्या अपन मई के आए। और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक अलग अंदाज भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर भजन भी गुनगुनाया और पूरी तरीके से भगवान प्रभु राम की भक्ति में डूबे हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज एक अलग अंदाज देखने को मिला है और पूरी तरीके से कोशिश यही की जा रही है सरकार की तरफ से कि जल्द से जल्द ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरा हो जाए। केंद्र का सहयोग भी इसमें लिया जा रहा है ताकि छत्तीसगढ़ को पर्यटन के हिसाब से तैयार किया जा सके और रोजगार भी यहाँ के लोगों को मिल सके और छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दी जा सके। हवे गंगा जमुना मथुरा यो काशी, ये हवे गंगा जमुना मथुरा यो काशी, महक मारे भैया रे, महक मारे संगी रे ये भैया की माटी, महक मारे राजा रे ये भैया की माटी। और अब बात कवर्धा की करेंगे, जहां पर पिछले कुछ दिनों से माहौल थोड़ा सा खराब हुआ था, लेकिन अब उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए आपको बता दें कि आज सुकमा पुलिस की तरफ से दोनों समुदायों के बीच एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी वर्गों से बात करते हुए आगामी समय में आने वाले त्योहारों के प्रति सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अपील की गई। इस दौरान वातानुकूल परिस्थितियां बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। साथ ही हुड़दंग करने वालों को कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी गई है।
देखिए, जब तक समाज में सुख शांति नहीं रहेगी तब तक समृद्धि नहीं आ सकती। उसी के मद्देनज़र पुलिस का जो मूल कार्य है कि अपराध को होने से रोकना, तो उसके मद्देनज़र हम लोगों ने ये मीटिंग ली है और समाज के सभी वर्गों से हम लोग हर हमेशा मिलजुल कर रहने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते रहते हैं। उसी तारतम्य में चूँकि तीनों त्यौहार अभी बैक टू बैक आ रहे हैं अगले 1-2 महीने के अंदर, तो इसलिए इस तरह की मीटिंगें की जा रही हैं ताकि सभी लोग के त्योहारों को शांतिपूर्वक सुख शांति से मनाया जा सके। और अब बात बिलासपुर के सिरगिट्टी इलाके की, जहां पर कल आपको बता दें कि 2 समुदायों ने जमकर उत्पात मचाया, हुड़दंग किया। यहां पर जो जानकारी मिली है, 2 गुटों के विवाद में युवकों ने हंगामा मचाते हुए जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान तलवारें लहराते हुए युवकों ने आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इधर पुलिस ने मामले में 6 युवकों को हिरासत में ले लिया है। लगातार शहर में हो रही इस तरह की घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। 2 पक्षों के बीच में पुराने विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिस पर से एक पक्ष विकास श्रीवास थाने पहुंचे थे, जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया कि कुछ लोग उनके दुकान के बाहर आकर उनके साथ मारपीट किए हैं। इस पर से अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। वहीं जो दूसरा पक्ष है वो अभी थाने आया है, उस पर से भी अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों के बीच विवाद पहले लंबे समय से था, तो उस पर से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं बस्तर नगर पंचायत को अब ग्राम पंचायत बनाने की मांग हो रही है। इसी को लेकर एक पदयात्रा भी निकाली गई, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस दौरान आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सोहन पोटाई ने कहा कि बस्तर के आदिवासियों की जायज मांगे प्रदेश सरकार नहीं सुन रही। उन्होंने कहा कि बस्तर के सिलगेर में मारे गए ग्रामीणों को अब तक इंसाफ नहीं मिला है। जब वहां पर मनमानी ढंग के कारपोरेटरों को जो यहाँ माइनिंग दे रहा है, चाहे वर्तमान सरकार, यहाँ राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, निश्चित रूप से हमारे लिए एक पीड़ादायक है और इसके लिए संपूर्ण छत्तीसगढ़ जल रहा है। और इसके लिए 19 जुलाई से लगातार संवैधानिक अधिकार 9 सूत्री मांग को लेकर के पूरे प्रदेश में लड़ रहे हैं। और अब बात इंदौर की, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई की है, केस दर्ज कर लिया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है पूरे मामले को लेकर। लेकिन जिस तरीके से मामला सामने आया उससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि इंदौर के महालक्ष्मी नगर कॉलोनी में एक फ्लैट में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैली। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि रियल एस्टेट कर्मचारी की चाकू मारकर हत्या की गई। बताया जा रहा है कि देर रात रियल एस्टेट कर्मचारी दिव्यांश मिश्रा अपने दोस्त सतीश के साथ पार्टी कर घर लौट रहे थे। उसी दौरान एक युवती और 2 युवकों से किसी बात को लेकर उनका जमकर विवाद हुआ। युवती के साथ मौजूद युवकों ने जमकर दिव्यांश के साथ मारपीट की और किसी धारदार हथियार से वार कर दिया। अभी पुलिस ने पूरी जांच कर रही है मामले की। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद में जो भी कार्रवाई है पुलिस ने की है। बाकी ये बात सही है कि घटनाक्रम में जो बातें हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी तस्दीक की जानी बाकी है। फुटेज वगैरह मिले, लड़की वगैरह के फुटेज वगैरह? हाँ, अभी पुलिस कर रही है, बाकी चीज़ों की तस्दीक कर रही है। फुटेज का भी प्रयास कर रहे हैं हम लोग, मिल जाएगा। वहीं शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और आज तमाम लोग मंदिरों में मां दुर्गा को मनाने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि माहौल कुछ और ही देखने को मिलता है इन दिनों में और तमाम लोग भक्ति भाव में डूबे हुए नजर आते हैं। तमाम मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया गया है और कोविड का प्रोटोकॉल का पालन हो, ये भी पूरी कोशिश की जा रही है। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी डीजे के बारे में, ढोल के बारे में, रात के 10 बजे तक की, उसको ध्यान में रखकर वो बजा सकते हैं। ढोल और डीजे बजेंगे। इसी तरह से जो विसर्जन का कार्यक्रम था उसकी भी गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। विसर्जन का कार्यक्रम गणेश की प्रतिमा के विसर्जन की तरह रहेगा। माता के विसर्जन का कार्यक्रम भी, जो बड़ा कार्यक्रम होगा प्रदेश के स्तर का या जहां वहां अनुमति के साथ होगा, बाकी कॉलोनियों में, बस्तियों में वो कार्यक्रम रावण दहन के हो सकेंगे। जनता से मेरी अपील भी है कि वो कोरोना की चिंता करते हुए, गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने धार्मिक आयोजनों को करें।
कॉलोनियों में, सोसाइटियों में गरबा का उत्सव भी हो सकता है। और इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन न्यूज स्ट्रेट पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।